हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं जो कि केवीएस क्या हर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण आपको ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए उनके कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सभी के सभी कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये केवीएस ही नहीं, हर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए बिना विलंब के हुए इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और इनके पर जितने तरह के क्वेश्चन बेस्ड होते हैं उन प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे उस कॉन्सेप्ट पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और प्रश्नों को भी देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी है, ये सब बेसिक आपको प्रश्न होते हैं। ध्यान दीजिए, इन प्रश्नों को आप कैसे बनाइएगा तो इनको आपको याद रखना है कि हम लोग किसे कहेंगे बृहत कोण, किसे कहेंगे अधिक कोण, किसे कहेंगे न्यून कोण, किसे कहेंगे सम कोण। तो बृहत कोण वो होता है जो कि आपका यहाँ पर 180 से 360 के बीच में होता है, अर्थात जो थीटा का वैल्यू होता है, अर्थात कोण का जो वैल्यू होता है वो 180 से 360 के बीच में यदि हो तो वो आपका कहलाता है बृहत कोण। ठीक है, उस तरह से हम लोग अधिक कोण के बारे में बात करें तो अधिक कोण होता है जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से अधिक हो और आपका 180 डिग्री से कम हो, तो उस स्थिति में हम लोग इसे कहते हैं अधिक कोण। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ये अधिक कोण हुआ, ये आपका बृहत कोण हुआ। न्यून कोण के बारे में बात करें तो जब थीटा का वैल्यू होता है अर्थात कोण का वैल्यू, ठीक है ना, अर्थात कोण का वैल्यू जब आपका यहाँ पर 90 डिग्री से कम हो तो ये आपका होता है न्यून कोण कहलाता है। और सम कोण के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो ये आपको समकोण कहलाता है। जब थीटा का वैल्यू 360 डिग्री के बराबर हो जाए, जब थीटा का वैल्यू 360 डिग्री के बराबर हो जाए तो इसे हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, ये आपका संपूर्ण कोण हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है, संपूर्ण कोण आपका ये हो गया। और आपका यदि जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर हो जाए, 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो इसे हम लोग ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, ये आपका ऋजु कोण हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझनी चाहिए और ये आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है और आसानी से आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पर 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो अर्थात बृहत कोण कहलाता है और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उन्हें हम लोग सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, ध्यान से पढ़िए कि प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD में जो कोण सी है आपका 102 डिग्री। कहने का अर्थ है कि कोई इस तरह का आपका चतुर्भुज है ABCD। ठीक है, ये आपका चतुर्भुज हो गया, ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया और ये आपका डी हो गया। यहाँ पर एक कोण सी जो है ना आपका 102 डिग्री, अर्थात इस कोण के बारे में यदि हम बात करें तो ये कह रहा है कि 102 डिग्री है। और आगे कह रहा है कोण डी जो है आपका 58 डिग्री है, ये आपका जो है वो 58 डिग्री है। आगे कह रहा है कि कोण ए और कोण बी के कोण समद्विभाजक पर मिलते हैं। ठीक है ना, जो आपका यहाँ पर कोण ए का समद्विभाजक है और कोण बी का आपका समद्विभाजक है वो आपको यहाँ पर मिलता है, पर मिलते हैं, अर्थात मान कर चलिए कि यहाँ पर पी आई ओ कोई पॉइंट है आपको यहाँ पर इस पर मिलते हैं, पी पर मिलते हैं। तो आपका यहाँ पर ए कोण APB का आपको मान बताना है कि APB का मान क्या होगा, अर्थात इस कोण के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, समद्विभाजक आपको पी पर मिलते हैं, यहाँ पर आप पी लिख लीजिए, पी पर मिलते हैं, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। और ये आपका केवीएस 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपको ये कैसे ज्ञात करेंगे ये बात आपको बतानी है। आप ध्यान दीजिए, ये कोण क्या है आपको समद्विभाजक है तो बराबर होंगे, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि दुनिया का चाहे कोई भी चतुर्भुज हो, इसके चारों कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। अर्थात कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी का योग आपको कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए, जब आप कोण ए और कोण बी को जोड़ेंगे, ठीक है ना, और कोण सी और कोण डी को जोड़ेंगे तो ये कोण भी आपको जुटेगा, अर्थात 102 और 58, सी और डी 2 और 58 अर्थात 160 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 160 हो गया और बराबर एक टोटल कितने होंगे, 360 डिग्री के। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तब यहां से आपको क्या पता हुआ कि कोण ए और कोण बी आपका जो है ना ये आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 200 डिग्री हो जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। जब ए और बी का योग आपका 200 डिग्री हो गया तो आप जानते हैं कि ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, अर्थात जो यहाँ वाला ये कोण है आधा है और ये भी कोण क्या है, ए का आधा है, ये बी का आधा है और इस कोण का आपका मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आधा कर दीजिए, आधा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अर्थात कोण ए और प्लस कोण बी
का आधा कीजिएगा तो इसका भी आधा आपको करना पड़ेगा, आधा होगा, अर्थात आधा कीजिएगा तो कितना आएगा 100 डिग्री, अर्थात कोण ए प्लस बी का आधा, अर्थात कोण ए बाई में 2 प्लस कोण बी बाई में 2 बराबर कितना हो जाएगा 100 डिग्री। जबकि आपको ये ए बाई 2 है, ये क्या है, ये आपका बी बाई 2 है, तो ये आपका ए बाई 2 है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है और इनका योग आपको पता चल गया कि 100 डिग्री है। तो आप जानते हैं कि दुनिया का चाहे कोई भी त्रिभुज है, उनके कोणों, तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री के बराबर है। अर्थात जो ये त्रिभुज है इसके भी तीनों कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री के ही बराबर होगा। जबकि इसका कोण का योग आपको पता हो गया कि ये 100 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मान आपको निकालना है, अर्थात ये क्या होगा, ये जो कोण P है ये कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री हो जाएगा। 80 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है। तो ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से इनके कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आपको लिखने पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, जब आप जानते हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं कि ये भाई 160 हो गया, थोड़ा टोटल 360 होता है, तो इन दोनों का योग आपका हो जाएगा 200 डिग्री, इनका आधा हो रहा है अर्थात 100 डिग्री। जब 100 डिग्री ये और ये मिल करके हो रहे हैं तो ये कितना होगा 80 डिग्री और वही उसका ऑप्शन हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा, ये सभी के सभी अति महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ध्यान दीजिए। प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोई त्रिभुज आपका एबीसी है, मानकर चलिए कि ये आपका एबीसी कोई त्रिभुज है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया। आगे इसमें कह रहा है कि जो कोण एबीसी का आपका अनुपात है 2:3:4 है। यदि बीए के समांतर एक रेखा सीडी खींची जाती है, बीए के समांतर एक रेखा क्या खींची जाती है, आपको सीडी खींची जाती है। इस तरह से आपको कोई रेखा खींची जा रही है, तो उस स्थिति में आपसे पूछ रहा है तब ए सी डी का मान कितना होगा, इसके बारे में बताइए। कोण ए सी डी के बारे में आपसे पूछ रहा है, ए सी डी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। आपको सी डी है, ए सी डी अर्थात इस कोण के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। आप बताइए, जबकि इनके जो कोणों का अनुपात आपको दिया है कि ए बी सी का अनुपात 2:3:4 है, अर्थात ये क्या है 2 के अनुपात में है, तो ये 3 के अनुपात में है, ये आपका 4 के अनुपात में है। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो आपको इस कोण के बारे में पता करना है कि क्या होगा, जबकि आपको दिया गया है कि ये जो है ना, ये जो है इसके समानांतर है, पैरेलल है। तो आप जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो जानिए, पैरेलल में आपको क्या होता है, एकांतर कोण समान होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, समान होते हैं और संगत कोण भी आपको समान होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एकांतर कोण आपको मिल रहे हैं। मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है एकांतर कोण किसे कहते हैं, संगत कोण किसे कहते हैं और कैसे वो दोनों बराबर होते हैं। यदि इस बारे में आप जानना चाहते हैं तो ऐसे भी प्रश्न आपको बहुत पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, उसमें आपको बेसिक से मैं आपको बताया हूँ इन सभी के बारे में और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी करवाया हूँ, तो उसे जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये रेखा क्या है, ये रेखा जो है इसके आपको समानांतर है, इसके आपको यहाँ पर समानांतर है। जब समानांतर होती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, आपको बराबर होते हैं। तो ये कोण ध्यान दीजिएगा, ये कोण और ये कोण दोनों क्या कहलाएंगे, यहाँ पर एकांतर कोण कहलाएंगे और दोनों के दोनों कोण आपको यहाँ पर बराबर होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, इसके आपका योग कीजिएगा तो ये क्या हो, ये आपका एक तरह का त्रिभुज बन रहा है। तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है, अर्थात ये 2 के रेशियो में है, ये 3 के रेशियो में, ये 4 के रेशियो में है। तो टोटल रेशियो कितना हुआ, 9 रेशियो हुआ, टोटल रेशियो 9 हुआ। आप जानते हैं कि इनके कोणों का यदि बात किया जाए तो वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये 180 डिग्री कोण में है और इनका अनुपातिक मान 9 टोटल है, ये भी टोटल है और ये भी टोटल है, इसलिए हमने दोनों को बराबर किया है। तो 9 रेशियो का वैल्यू आपका 180 है, इसलिए आप एक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें भाग देंगे तो 180 में आप 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 20 डिग्री आएगा, ठीक है ना। अर्थात एक रेशियो का वैल्यू आपका 20 डिग्री है। तो यहाँ पर 2 रेशियो के बारे में आपको निकालना है ना, कि 2 रेशियो कितना होगा, तो 2 से गुणा करा दीजिए, अर्थात 2 गुना 20 बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। अर्थात 2 रेशियो का वैल्यू कितना हुआ, आपका 40 डिग्री हुआ। ये इसके क्या होता है, बराबर होता है, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको 40 डिग्री हो जाएगा। 40 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर ये आपको एकांतर कोण है, इन सभी के बारे में यदि जानना चाहते तो जरूर वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इस प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए कि प्रश्न कह क्या रहा है, कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में AB समानांतर CD है और EF समानांतर GH है और BH का आपको दिया हुआ है कि 100 है। तो आपका यहाँ पर DF का मान आपको बताना है कि DF आपका कितना होगा, अर्थात DF के बारे में आपसे बताना है, अर्थात इससे आपको यहाँ पर तुलना है और आपको DF के बारे में बताना है, ठीक है। तो एक बात आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप शायद क्लास 10 में पढ़े होंगे कि थेल्स प्रमेय के बारे में आप पढ़े होंगे। तो थेल्स प्रमेय क्या कहलाता है,
यूलर-फेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए, इसके समानांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो उसके अन्य दो भुजाओं क्या करती है, वो समान अनुपात में विभाजित करती है। अन्य दो भुजाओं को आपको समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है ना, समान मात्रा में नहीं, समान अनुपात में आपको विभाजित करती है। समान, जैसे मान लीजिए कि 2 और 2 यहाँ पर नहीं, जो अनुपात में ये भुजा विभाजित होगी वही अनुपात में ये भुजा आपको विभाजित होगी। उसी तरह से यदि इसी बात को उलट करके कहा जाए कि यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर यदि कोई रेखा खींची जाती है तो उसके अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, या फिर यदि किसी भुजा को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा खींची जाए तो तीसरी भुजा की हमेशा क्या होगी, आपको समानांतर होगी। दोनों बात से एक ही बात आपको स्पष्ट होती है। यहाँ पर आप देखिए कि ये कैसा आपको आकृति बन रहा है, ठीक है। यहाँ यदि आप इसे ऊपर की ओर बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको त्रिभुज बनेगा और एक दूसरे से क्या होगा, आपको मिल जाएगा। उसी तरह का आपका त्रिभुज बन रहा है और सभी की सभी रेखाएं क्या है, आपको दिया हुआ है कि समानांतर है, अर्थात उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि ये क्या होंगे, आपको समान अनुपात में विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर बात कीजिए तो इस प्रश्न में आपको कह रहा है कि जो BH है ये आपका 100 है, जो आपका BH है ये आपका 100 है। तो इसके बारे में यदि हम लोग बात करें कि इसके बारे में तो ये कितना होगा, ध्यान दीजिए, इसके बारे में बात करें तो 40, 30, 70 और 50 ये आपका हो जाएगा 120। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अर्थात यहाँ पर यदि हम लोग बात करें इनके अनुपात के बारे में बात करें, अनुपात के बारे में बात करें किसके अनुपात में, तो A और आपका यहाँ पर AG और आपका यहाँ पर BH के अनुपात के बारे में बात करें, BH के अनुपात के बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा, आपको 120 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनका अनुपात हो गया, अर्थात AG बाई BH के बारे में यदि हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 शून्य से आपका ये शून्य आपका कट गया, ये आपका 2 6 के 12 हो जाएगा, ये आपका 2 5 10 हो जाएगा, अर्थात 6 अनुपात आपके 5 के अनुपात में है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है आपको नहीं। ध्यान से देखिए, इनको पुनः आप इसी तरह से लिख सकते हैं AG, ठीक है, AG अनुपात आपको BH लिख सकते हैं और इनका अनुपात आपको दिया हुआ है कि ये आपको 6:5 के अनुपात में है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर चाहिए क्या, आपको यहाँ पर 30 चाहिए और 30 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इसके चाहिए, क्योंकि देखिए ये और ये दोनों भुजाएं क्या है, आपको समानांतर हैं। तो यहाँ पर DF के बारे में पूछा जा रहा है, तो DF के अनुपातिक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इनका वैल्यू है आपको 30 है, तो इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर AG के बारे में, तो ये आपका जब 6 है तो ये 30 कब बनेगा, ये आपको 30 कब बनेगा, जब इसमें 5 से गुणा होगा, अर्थात 6 5 क्या होगा, ये आपका 30 हो जाएगा। तो उसी तरह से जब 5 से गुणा होगा तो समान अनुपातिक में है, तो इसमें भी क्या होगा, 5 से गुणा होगा तभी तो उनका अनुपात हमेशा समान होगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, तो 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 25 हो जाएगा। अर्थात जब AG का वैल्यू आपका यहाँ पर इसके AG के टोटल AG के बारे में सिर्फ हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अब हम लोग यहाँ ये पूरा अनुपातिक है, लेकिन पूरा अनुपातिक से हम लोग इसके अनुपातिक के बारे में पता लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो ये AG BH का अनुपात है जो कि 6:5 है। आपको निकालना है कितना, 30 के बारे में आपको निकालना है। तो 30 कब होगा, जब 5 से गुणा कीजिएगा। उसी तरह से ये 30 किसके है, इसके अकॉर्डिंग है ना, तो ये भी क्या होगा, उसी के अनुपात के बराबर होगा। तो अनुपात जब बराबर होगा तो जब इसमें 5 गुणा होगा तो इसमें भी 5 गुणा होगा, तभी तो अनुपात आपको बराबर होगा, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि यदि मान कर चलिए 6/5 इनका अनुपात कब समान रहेगा, जब हम इसमें 5 से गुणा करते हैं 30 करने के लिए, तो इसमें 5 से गुणा करेंगे तभी अनुपात इनका समान रहेगा, पुनः आपको 6/5 रहेगा। उसी के कारण हम लोग यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो इसका अनुपात आपको कितना निकल करके आया, 30:25, अर्थात इसकी वैल्यू यदि 30 होगी तो ये वैल्यू क्या होगा, आपको 25 होगा। और DF के बारे में ही आपसे पूछ रहा है कि DF कितना होगा, तो DF आपका यहाँ पर 25 होगा और वही उसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो यदि नहीं समझ आए तो एक बार पुनः इसे आप देखने का प्रयास कीजिए और इसका ऑप्शन नंबर B सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ध्यान से देखिए। प्रश्न आप इसे आसानी से बना सकते हैं, आप इसे रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए। मैं आपको समझाने का पुनः प्रयास करता हूं। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में ABCD के समानांतर है, यदि COD 100 डिग्री है, ठीक है ना, ये आपका कोण 100 डिग्री है, ABO आपको 45 डिग्री है, तो कोण CDO का मान आपको ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा। इसके बारे में आपसे पूछता है कि CDO क्या होगा, इसके बारे में बताइए, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप डायरेक्ट इसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जब ये आपको समानांतर हैं, जब ये आपको समानांतर हैं तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जो एकांतर कोण क्या होते हैं, आपको बराबर होते हैं। अर्थात ये कोण और ये कोण क्या होंगे, आपको एकांतर कोण होंगे और ये आपस में बराबर होंगे। अब एक बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये कोण है और ये कोण है, ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये आपका यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आपको बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं ना, ये आपको बराबर होते हैं। यदि ये बात आपको तकलीफ हो रही है तो जरूर आप पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि सभी
कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने उसमें चर्चा किया है। तो ये कोण यदि 100 है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा आपको 100 डिग्री। जब ये 100 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा? तो आप जानते हैं कि दुनिया का चाहे कोई भी त्रिभुज है, इनके तीनों कोणों का योग हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो जब आपको एक 100 पता हो गया, दूसरा 45 पता होगा, तो तीसरा आप नहीं निकाल सकते हैं। ये 145 हो गया तो कितना हो जाएगा आपका? 35 डिग्री हो गया। अब जब ये 35 डिग्री हो गया तो ये क्या है? ये इसका एकांतर कोण है। एकांतर कोण आपको हमेशा बराबर होते हैं, अर्थात ये कोण कितना हो जाएगा आपका? 35 डिग्री हो जाएगा। और 35 डिग्री कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो इस सब आप सिर्फ देख करके इनका आंसर बता सकते हैं, इतना कुछ इसमें लिखने पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि नहीं देखे हो वीडियो तो जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में रेखाएं एल और के समानांतर हैं। यदि ए एक निम्न कोण है तो निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य होना चाहिए? इसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य होगा, इसके बारे में बताइए। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका ये दो रेखाएं हैं एल और के, ये आपको यहाँ पर समानांतर हैं, अर्थात जो ये आपका एल है और ये आपका यदि के है तो ये दोनों क्या है? आपस में समानांतर हैं। यहाँ पर समानांतर के बारे में बात कर रहा है। तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस तरह से दो रेखाएं समानांतर हो और इस तरह की स्थिति हो ना, तो यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींची जाती है। इन दोनों रेखाओं के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है, जो कि इसके भी समानांतर होती है और इसके भी समानांतर होती है। ठीक है, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो ये आपको समझना है कि ये पैरेलल लाइन खींची जाएगी और जो इसके समानांतर होगा ये इसके समानांतर होगा, और जो पैरेलल लाइन जो खींची जाएगी ना, तो इस कोण को और इस कोण को भी आपको आधे आधे भागों में काटेगी। ठीक है, तो आधे आधे भागों में काटेगी। तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जब ये कोण के टोटल कोण के बारे में बात की जाए, टोटल कोण के बारे में बात किया जाए, तो इस कोण के और इस कोण के क्या होते हैं? योग के बराबर ये आपका टोटल कोण होता है। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये आपको कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यदि ये बात आपको अभी नहीं समझ में आ रही है तो आगे चल करके ये बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए, बाद में आपको निश्चित समझ में आ जाएगी, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको इस पर आएगा और आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। यहाँ पे यदि ए डिग्री है ना, तो ये जो कोण हो जाएगा वो a/2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कोण आधा हो जाएगा तो a/2, तो ऐसे ये डिग्री ये भी है तो ये भी क्या हो जाएगा? आपको a/2 हो जाएगा। और a/2 जो होगा ना, ये इसके ध्यान दीजिए, जब ये पैरेलल लाइन हो जाएगी तो ये क्या होंगे? एकांतर कोण हो जाएंगे, अर्थात a/2 और यहाँ पर b डिग्री जो कोण होंगे आपस में बराबर होंगे। उसी तरह से ये a/2 जो होंगे ना, आपको इसके बराबर होंगे। और जब ये दोनों बराबर, क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये एकांतर कोण होंगे। देखिए, ये भी एकांतर कोण होगा और ये भी आपका एकांतर कोण होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, तो इसलिए दोनों क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे। तो वो आपस में बराबर होते हैं एकांतर कोण, ये तो बात आप जानते हैं पिछले क्लास से ही। तो यहाँ पे दोनों एकांतर कोण हो जाएंगे। जब एकांतर कोण हो जाएंगे तो बराबर हो जाएंगे। तो जो कोण ये है वही कोण ये है, और जो कोण ये है वही कोण ये है, और ये कोण इन दोनों का आधा है, तो दोनों को जोड़िएगा तो पुनः यही कोण ना आएगा, यही ना कोण आएगा। इसीलिए क्या होता है? इन दोनों कोणों के योग के बराबर ये कोण आपका होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ये एक निम्न कोण है। ये क्या है आपका? यहाँ पर एक निम्न कोण है, ये आपका एक निम्न कोण है। निम्न कोण कहने का अर्थ क्या है? निम्न कोण कहने का अर्थ क्या है? कि वो 90 डिग्री से क्या है? कम है। 90 डिग्री से कम है तभी तो आपको निम्न कोण होगा, निम्न कोण होगा, निम्न कोण होगा। और इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि जब ये निम्न कोण हो तो निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप जानते हैं कि जो ये कोण होता है वो क्या होता है? इन दो कोणों के योग के बराबर होता है। इन दो कोणों के योग के बराबर होता है। क्यों होता है मैंने आपको बताया। यदि अभी नहीं समझ आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। इतनी आप विश्वास रखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दो कोणों के योग के बराबर होता है, अर्थात b + 30 डिग्री। ये क्या है आपका? b + 30 डिग्री, ये आपका b डिग्री है, तो b डिग्री और प्लस आपका b + 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिए, इनको योग कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2b डिग्री हो जाएगा, जो कि छोटा होगा। 30 इधर जाएगा तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 90 में से 30 घटेगा 60 हो जाएगा। इसलिए हम लोग b डिग्री के बारे में बात करें कि b छोटा होगा। कितना छोटा होगा? 2 जाकर के इसमें भाग लग जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा? 30 से। ठीक है ना, तो ये क्या होगा? b आपको 30 से छोटा होगा। 30 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है। नहीं भी समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले प्रश्न की ओर चलिए, वहां पर आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है और यहाँ पर भी आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, तो a + b का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि a + b का योग क्या होता है? हमेशा इस कोण के बराबर होता है, इस 45 डिग्री के बराबर होता है। तो a + b का आपका मान ही बताना था कि a + b का मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। डायरेक्ट इसे बना सकते हैं। क्यों 45 डिग्री होगा? तो एक बात आप हमेशा याद रखिए कि जब दो समानांतर रेखाएं हो, जब ऐसी स्थिति आपको दिया हो ना, तो उस स्थिति में आपको ये करना है कि समझना है कि इनके पैरेलल क्या करना है? एक लाइन खींचना है।
जो कि इस रेखा के भी समानांतर हो और इस रेखा के भी समानांतर हो। जब इस तरह से हम लोग पैरेलल लाइन खींचेंगे ना, तो जो ये कोण होगा ना, इसको ये दो बराबर भागों में बांटेगा। क्या करेगा? दो बराबर भागों में बांटेगा। जब दो बराबर भागों में बांटेगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये 45 डिग्री है, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 22.5 डिग्री का हो जाएगा, और ये भी कोण आपका यहाँ पर 22.5 डिग्री का हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिए, जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये कोण और ये कोण आपस में एकांतर कोण कहलाएंगे, और जब ये एकांतर कोण हो गए तो एकांतर कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 22.5 डिग्री ये भी हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, जब ये भुजा जो ये आपका लाइन है इस लाइन के समानांतर हो जाएगी, तो ये कोण और ये कोण पुनः आपको आपस में एकांतर कोण हो जाएंगे, तो ये कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एकांतर कोण है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 22.5 डिग्री हो जाएगा। और आपको निकालना भी क्या था? आपको a प्लस बी के बारे में निकालना था, तो 22.5 और 22.5 को जोड़िएगा तो 45 नहीं आएगा। 22.5 को जोड़िएगा तो आपका 45 डिग्री आएगा, और वही उसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि अब ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, आप चाहें तो इसे आप बना सकते हैं। वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए। ध्यान देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए इसे। कह रहा है कि निम्न दी गई आकृति में ABC एक त्रिभुज है, BC AE के समानांतर है। यहाँ पर कह रहा है कि जो BC है ना, ये आपका AE के समानांतर है, ये इसके आपका समानांतर है। आगे इसमें कह रहा है कि यदि BC AE के बराबर है, यहाँ तो AC के बराबर है, AE के नहीं AC के, ये जो भुजा है इसके बराबर आपको है, तो कोण CAE का मान आपको बताना है कि ये कोण आपका क्या होगा। इस कोण के बारे में आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये दोनों भुजाएं क्या है? आपको समानांतर है, दोनों रेखाएं आपको समानांतर है। तो आप जानते हैं कि एकांतर कोण बराबर होता है। जब दो समानांतर रेखाएं हो और तिर्यक रेखा कोई उसे काटे तो एकांतर कोण क्या होंगे? आपके बराबर होंगे। तो जब ये कोण आपका 65 डिग्री है तो इसका एकांतर कोण क्या होगा? आपका ये होगा। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन के विपरीत दिशा में जो बनती है ना, वो आपको एकांतर कोण कहलाते हैं। तो ये क्या होंगे? आपको एकांतर कोण हो जाएंगे। तो ये कोण इसके बराबर होगा, अर्थात ये कोण आपका 65 डिग्री है। जब ये 65 डिग्री होगा तो ये 65 डिग्री होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है? ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर हैं। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब ये 65 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? आपका 65 डिग्री हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? और आप जानते हैं कि दुनिया का चाहे कोई भी यहाँ पर रेखा हो, यदि उसके एक साइड में टोटल कोणों के बारे में बात किया जाए तो एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। यहां पर देखिए 65 डिग्री ऑलरेडी बन चुका है, तो बाकी कोण यहां पर कितना बनेगा? तो 180 में से घटा दीजिए। 180 में से आपका 65 और 65 को घटा दीजिए, अर्थात 130 को घटा दीजिएगा, तो कितना बनेगा? आपको 50 डिग्री बनेगा। अर्थात जो आपको निकालना है वो 50 डिग्री है, और ऑप्शन नंबर ए है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। पिछला वीडियो दोस्तों आप जरूर देखिएगा, और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अंत तक जरूर बने रहिएगा वीडियो में। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है और इसे आप आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में रेखा x y के समानांतर है और l जो है m के समानांतर है, अर्थात ये रेखा इसके समानांतर है तो ये रेखा आपको इसके समानांतर है। ठीक है ना, यहाँ पर एक दूसरे के समानांतर है, तो यहाँ पर कोण P का मान आपको बताना है कि इस कोण का मान क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। जबकि ये कोण आपको दिया हुआ है कि ये 50 है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कोण और इस कोण के बारे में बात करें तो ये क्या है? आपको संगत कोण है। ये आपको दोनों क्या है? आपको संगत कोण है, और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये कोण इसके क्या हो जाएगा? आपको बराबर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? यदि नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये सभी बातें उसी में आपको हैं। तो यहाँ ये समगत कोण बराबर होंगे। अब ध्यान दीजिए, यदि कोई दो समानांतर रेखा हो और यदि तीसरी रेखा कोई काटे, ठीक है ना, यहाँ तीसरी रेखा यदि उसे काटे तो आप जानते हैं कि उसके अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। अर्थात ये दो रेखाएं आपको समानांतर है, तीसरी रेखा इसे काट रही है, तो इसका जो अंतः कोण है, अंतः कोण है, एक ही रेखा पर स्थित अंतः कोण, उनका योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर बात किया जाए कि P और प्लस 50 के बारे में, तो ये कितना हो जाएगा? आपको 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा यदि काटे तो उनके अंतः कोण क्या होंगे? आपको उनका योग आपको 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसके बारे में बात करें तो इनका भी 180 डिग्री के बराबर होगा। इनके बारे में यदि हम लोग बात करें तो इनका भी योग आपको 180 डिग्री के बराबर होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप यहाँ से P का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, इधर घटा सकते हैं। तो P का वैल्यू कितना आया? 130 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो टोटल कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए पिछला वीडियो जाकर के अवश्य देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि ए का मान क्या होगा, अर्थात ए के वैल्यू में यहाँ पर 5 है, तो इसमें से आपको ए के वैल्यू के बारे में पूछ रहा है कि ए का वैल्यू आपका क्या होगा। आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये कोण आपका 90 डिग्री है, तो ये वाला कोण आपका क्या हो जाएगा, ये भी कोण आपका 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि ये आपका शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं वो आपको बराबर होते हैं, तो ये क्या होगा, जब ये 90 डिग्री है तो ये आपका 90 डिग्री है। अब ध्यान दीजिए, ये आपका लाइन है, ठीक है, ये आपका लाइन है, और इसी पर एक ही और स्थित कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कोई सीधी रेखा पर यदि कोणों के बारे में बात करें तो 180 डिग्री कोण बनता है। तो यहाँ पे ये आपको पता है कि 40 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये आपको 5 है, अर्थात 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस आपका यहाँ पर 5a बराबर क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पर आप 5a का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 40 90 130 हो जाएगा, जा करके घटेगा 130 तक कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसलिए a की वैल्यू आपको क्या आ गई, आपको 10 आ जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ पर, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू 10 हो जाएगी। और a के बारे में ही आपसे पूछ रहा है, अर्थात a का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये कोण इसके बराबर होगा। ये टोटल कोण के बारे में बात करें तो टोटल कोण इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो आप जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ध्यान से देखिए कि प्रश्न का क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित आकृति में ABCD के समानांतर है, ठीक है ना। ये जो रेखा है ये इसके क्या है, आपको समानांतर है। आगे इसमें कर रहा है कि कोण ABC 65 डिग्री है। जो ABC है ना, ये आपका 65 डिग्री है। ये कोण के बारे में बात करें तो ये आपका 65 डिग्री है, और आपका CDE आपका 15 डिग्री है। CED आपका ये आपका 15 डिग्री है। CDE, सी है, डी है, ई है, यहाँ वाला जो कोण है ना ये आपका 15 डिग्री है, और ए बी बराबर ए ई है। जो ए बी है वो ए ई के बराबर है, अर्थात ये जो भुजा है इसके बराबर है। तो कोण ए ई एफ का माप आपको बताना है कि जो कोण ए ई एफ है, अर्थात इस कोण के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इसका माप क्या होगा, इसके बारे में आप बताइए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बात आपको हमेशा ध्यान देनी होगी। क्या ध्यान देनी होगी कि जब ये आपको ध्यान दीजिए, ये जब समद्विबाहु त्रिभुज है, जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा, ये जब कोण 65 है तो ये भी कोण आपका 65 होगा, क्योंकि आधार का कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये रेखा इस रेखा के समानांतर है। ध्यान दीजिएगा, जब ये रेखा इस रेखा के समानांतर है तो इसके जो एकांतर कोण होंगे बराबर होंगे। तो ध्यान दीजिए, जब ये रेखा आपको समानांतर है, जब ये रेखा इस तरह से आपको समानांतर है इस रेखा के, तो ये जो कोण होंगे क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। अर्थात ये जब 65 डिग्री है तो ये भी आपका 65 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये भी क्या होगा, आपका 65 डिग्री होगा। जब ये 65 डिग्री होगा, ये 15 डिग्री हो गया, तो 65 15 कितना होगा, 80 डिग्री। अर्थात तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ वाला जो कोण हो जाएगा कितना हो जाएगा, आपको 100 डिग्री हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है? अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बात आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि क्या आपको दिख रहा है। यहाँ पर यदि इस भुजा के बारे में आप देखते हैं, यदि इस तरह से ये लाइन को देखते हैं और ये इस तरह से आपको लाइन देखते हैं, इस तरह से लाइन देखते हैं, तो ये कोण और ये कोण क्या है, आपको देखने में बराबर लग रहे हैं। ये शीर्षाभिमुख के कोण है, क्योंकि दोनों का शीर्ष क्या है, एक ही है, और दोनों क्या है, आपको बराबर होंगे। ये कोण टोटल कोण क्या होगा, आपका बराबर होगा। तो जब ये कोण 100 डिग्री है और इसमें जो कुछ बचा हुआ है आपका 65 डिग्री है, तो जो उसके अलावा बचेगा कितना होगा, 100 में से ही न कम होगा। अर्थात जब ये कोण इसके बराबर है, कहने का अर्थ है कि 65 डिग्री और वाट और बराबर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख के कोण है। ये कोण क्या है, आपको शीर्षाभिमुख के कोण है, शीर्षाभिमुख के कोण है, शीर्षाभिमुख के कोण है। तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो यहाँ पर वाट का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं। ये क्या होंगे, इसमें से घटा दीजिएगा, तो घटाइएगा तो कितना आएगा आपको, 35 डिग्री। 35 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि तकलीफ दोस्तों हो रही है तो जरूर आप पिछला वीडियो देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये आपका अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, इसे आप जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि इससे बहुत सारे तरह के आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट है आपका सर्कम सेंटर के बारे में, सर्कम सर्किल के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। परिकेंद्र के बारे में बात करेंगे और परिवृत्त के बारे में बात करेंगे। परिवृत्त कहने का अर्थ है कि त्रिभुज के बाहरी वाला जो वृत्त होता है उसके सभी तीनों वर्टेक्स को टच करके जो वृत्त जाता है वो आपका परिवृत्त कहलाता है। और परिकेंद्र वो कहलाता है जो उसका केंद्र होता है त्रिभुज के अंदर, वो आपका यहाँ पर परिकेंद्र कहलाता है। तो यहाँ पर परिकेंद्र के बारे में यदि हम लोग बात करें तो परिकेंद्र त्रिभुज के उस बिंदु के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां त्रिभुज के शीर्ष और परिकेंद्र से होकर के जाने वाली रेखाखंड संगत भुजा को लंब समद्विभाजित करती है। कहने का अर्थ क्या है ये समझिए। यदि ये कोई आपका यहाँ पर त्रिभुज है, यदि ये कोई आपका ये त्रिभुज है, ठीक है ना, तब परिकेंद्र किसे कहेंगे, परिकेंद्र ये आपको त्रिभुज के शीर्ष से होकर के जाएगी रेखा,
ये त्रिभुज के शीर्ष से होकर के जाएगी रेखा, और ये भी क्या होगी, त्रिभुज के शीर्ष से होकर के जाएगी रेखा, और इनके भुजाओं को क्या होगी, लंब समद्विभाजित करेगी। इनके भुजाओं को क्या करेगी, वो लंब समद्विभाजित करेगी, ठीक है ना, ये लंब समद्विभाजित करेगी, और इनके भुजाओं को भी ये आपको ये रेखा जो जाएगी ना वो आपको लंब समद्विभाजित करेगी। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। और जहाँ पे ये तीनों मिलेंगे इसे हम लोग कहेंगे परिकेंद्र, इसे हम लोग क्या कहेंगे, परिकेंद्र। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आपको परिकेंद्र हो गया, ये आपको यहाँ पर परिकेंद्र हो गया। तो अब इसी परिकेंद्र को यदि हम लोग केंद्र मान करके वृत्त खींचे, अर्थात परिवृत्त खींचे, अर्थात सरकम सर्कल आपको खींचे, यहाँ पर ये क्या है, आपको सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है, ठीक है ना, ये आपका सरकम सेंटर है, और इसको हम लोग मान करके केंद्र यदि हम लोग वृत्त खींचे तो इस त्रिभुज के तीनों जो वर्टेक्स है ना इसको टच करके जाएगी, ठीक है ना। तो जो आपका ये वृत्त होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये टच कर रही है, हो सकता है कि कहीं कहीं टच ना करे, दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, इसको टच कर रही है, और ये भी यहाँ पर आपको टच कर रही है, और यहाँ पर ये भी आपको टच कर रही है। तो इस सर्कल को हम लोग कहेंगे सरकम सर्कल, ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे सरकम सर्कल आपको कहेंगे, ठीक है, सरकम सर्कल आपको कहेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग कहेंगे परिवृत्त, परिवृत्त कहेंगे, और इसे हम लोग कहेंगे क्या, इसको हम लोग कहेंगे परिकेंद्र कहेंगे, सरकम सेंटर कहेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो ये जो आपको काम करेगा यहाँ पर, ये जो आपको काम करेगा ये इसके रेडियस के काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी आपको मिलेंगे सभी के सभी रेडियस होंगे, और सभी आपस में क्या होंगे, आपको बराबर होंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो ये आपको यहाँ पर जो आपको इस पॉइंट से और उसके जो आपको वर्टेक्स हैं त्रिभुज के, मान लीजिए कि ये त्रिभुज ABC है, ये आपका त्रिभुज A है, ये पॉइंट B है, और ये आपका यहाँ पर C है। तो सभी क्या होंगे, आपको यहाँ से यदि हम C और A के बारे में बात करें तो ये सभी के सभी रेडियस होंगे, अर्थात CA बराबर, यहाँ पर C नहीं, C तो यहाँ पर मान लीजिए कि O ही है क्योंकि C यहाँ पर हो गया है। तो AO OC और OB आपस में क्या होंगे, AO OC और OB आपको यहाँ पर AO OC और OB आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और क्या होंगे, ये रेडियस के बराबर होंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। एक बात और भी याद रखनी है कि ये दो भुजाओं क्या करते हैं, इन भुजाओं को जो ये आपको यहाँ पर लंब डाला जाता है वो दो बराबर भागों में बांटता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो जब इस स्थिति में आपको इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो एक बात और भी आपको याद रखनी है कि जो यहाँ पर आपका कोण बनता है, जो यहाँ पर आपका कोण बनता है, जो ये कोण है उसके सामने संगत जो कोण है उसका दूना यहाँ पर कोण बनता है। तो यदि मान लीजिए कि ये जो कोण आपका बना हुआ है, ये वाला जो आपका यहाँ पर कोण बना हुआ है, ये मानकर चलिए कि A डिग्री यदि कोण है, तो यहाँ वाला जो कोण बनेगा ना वो आपको 2A डिग्री होगा। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके जो आपको यहाँ पर संगत वाला जो ये कोण है, इस पर ये आपको उसके दुगुना कोण बनेगा। उसी तरह से यहाँ पर ये आपका C है वर्टेक्स, तो जो यहाँ पर आपका कोण होगा और जो यहाँ पर जो कोण के बारे में यदि बात करें तो इसके दुगुना कोण बनेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका यहाँ पर BOC कोण के बारे में बात किया जाए, कोण BOC के बारे में बात की जाए, तो हमेशा कोण A के दुगुना कोण बनेगा। यदि वहीं पर हम लोग BCA के बारे में बात किया जाए, हम लोग कोण BCA के बारे में बात करें, BCA के बारे में बात करें, BCA नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर BOC हो गया ना, तो BCA, तो ये तो BOC ही ना BCA है, इसको हम लोग कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर BCA के बारे में नहीं बात, यहाँ पर BCA के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर एक ध्यान दीजिए, इसके कोण के बारे में और इसके कोण के बारे में रिलेशन हम लोग निकालेंगे, अर्थात BOA के बारे में यदि बात करें कि कोण BOA क्या होगा, तो 2 कोण होगा किसके, C के बराबर में। कोई दिक्कत है, क्योंकि इसके संगत इसके सामने वाला जो कोण होगा उसी का क्या होगा, इसके दुगुना ये वाला कोण होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। जब इतनी कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है तो आप आसानी से कोई भी प्रश्नों को बना सकते हैं इससे संबंधित। अब एक बात और भी आपको याद रखना है कि जो इसका रेडियस होता है, जो अर्थात जो ये आपको 3 तरह के रेडियस आपको तीनों मिल रहे हैं ना, तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये आपको रेडियस कहीं काम करेंगे। तो यहाँ पर जो रेडियस होता है वो ABC क्या है, यहाँ पर भुजाएं हैं, ये भुजा क्या हो जाएगी, ये भुजा A हो जाएगी, ये भुजा आपकी B हो जाएगी, और ये भुजा आपको C हो जाएगी। अर्थात तीनों भुजाओं का गुणा बटा के 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल अर्थात इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यदि आपको इस वृत्त का रेडियस निकालना हो, तो यदि आपको तीनों भुजाएं उसकी पता हो, तो तीनों भुजा और बटा में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कर दीजिएगा, और आसानी से इसका कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियस इस वृत्त का जो आपका यहाँ पर परिवृत्त है, ठीक है ना, उसका आप रेडियस निकाल सकते हैं। और इसके यहाँ पर परिमाप के भी बारे में बात करेगा, इसके रेडियस के भी बात करेगा, इसके क्षेत्रफल के भी बारे में बात करेगा। तो उसे आप कैसे निकालेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को चलिए हम लोग प्रश्नों की ओर से देखते हैं, क्योंकि अब हम लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं तो इनके प्रश्नों को देखते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ये उसी पर बेस्ट प्रश्न है और इसे आप आसानी से बना सकते हैं। बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कोई त्रिभुज है, वही बात है परिवृत्त और परिकेंद्र के बारे में बात किया जाए। यदि ये A है, ये आपका B है और ये आपका C है, ठीक है ना। यहाँ पर परिकेंद्र O है और कोण A 40 डिग्री है, तो कोण BCO के बारे में आपसे पूछ रहा है। अर्थात यहाँ पर परिकेंद्र कहने का अर्थ क्या है, जब यहाँ से हम लोग लाइन खींचेंगे और यहाँ से जो लाइन खींचेंगे तो ये भुजाओं क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा और यहाँ 90 डिग्री कोण बनाएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनाएगा और ये दो बराबर भागों में काटेगा और यहाँ पर जहाँ मिलेगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, परिकेंद्र। अर्थात O के बारे में बात कर रहा है कि परिकेंद्र आपका O है। तो यहाँ पर जो कोण बना, यहाँ पर क्या है, इसके कोण यहाँ पर दोगुना होता है। तो यदि यहाँ पर बात कर रहा है कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है 40 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पर कितना होगा, दोगुना कोण बनेगा। दोगुना कोण बनेगा अर्थात 80 डिग्री का बनेगा। कोई दिक्कत है, यहाँ पर जो कोण बनेगा ये आपको 2A कोण बनेगा, क्योंकि ये आपका परिकेंद्र का कोण क्या होता है, उसके संगत शीर्ष के दुगुना होता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बात कीजिए तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये दोनों क्या होंगे, त्रिज्याएं होंगी। ये आपको दोनों क्या होंगी, त्रिज्याएं होंगी, क्योंकि ये इस वृत्त का केंद्र होगा जो कि इन सभी शीर्षों से होकर के जाएगी। जब शीर्षों से होकर के जाएगी तो ये त्रिज्याएं होंगी। तो यहाँ पे ये त्रिज्याएं हो गई और त्रिज्या जब दो आपको समान भुजा हो तो उनके आधार का कोण क्या होता है, आपको समान होता है, ठीक है ना। आधार का कोण यहाँ पर समान होता है। तो जब ये आपका, ध्यान दीजिएगा, जब ये आपका यहाँ पर हो गया 80 डिग्री, जब ये आपका 80 डिग्री हो गया और ये दो कोण समान हो गया, तब बचा कितना, बचा आपके पास 100 डिग्री ही ना। और 100 डिग्री में ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में समान होंगे, अर्थात तो 2 से भाग जाएगा। 2 से भाग जाएगा तो कितना आपको जाएगा, 50-50 डिग्री के कोण होंगे। ये कोण आपको कितने होंगे, 50-50 डिग्री के कोण होंगे। और आपको यहाँ पर इसी कोण के बारे में पूछ रहा है ना कि BCO का मान क्या होगा। BCO के बारे में आपसे पूछ रहा है कि कोण क्या होगा, BCO ये वाला कोण क्या होगा, अर्थात 50 डिग्री होगा। 50 ऑप्शन नंबर बी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं। जब भी ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे अब आप आसानी से बना लेंगे, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब ये कोण के बारे में, इस कोण के बारे में बात करें तो ये हमेशा क्या होता है, इस कोण के दुना होता है, क्योंकि ये परिकेंद्र है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न का क्या रहा है, प्रश्न कर रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर है, इसके परिवृत्त की परिधि क्या होगी, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, आपको ये ट्रिपलेट बन रहा है 3, 4, 5 का। ये आपका ट्रिपलेट बन रहा है 3, 4 आपका 5 का, अर्थात ये समकोण त्रिभुज के बारे में कह रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, इनके दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के क्या हो रही है, बराबर हो रही है। जब दो भुजाओं के वर्गों का योग जब तीसरी भुजा के बराबर हो जाए तो क्या होते हैं, आपका वो आपस में क्या होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं और उनके ट्रिपलेट है। यदि ट्रिपलेट के बारे में नहीं जानते हैं तो क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको अच्छी तरह से इनको याद रखने का और ट्रिपलेट निकालने का तरीका आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं 3, 4, 5 इनके हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करें कि इसके परिवृत्त की, तो जो इससे अर्थात इनके जो वर्टेक्स हैं, त्रिभुज के वर्टेक्स हैं, इनसे होकर के जाने वाला जो आपको वृत्त होगा ना, उसका यदि त्रिज्या के बारे में बात करें तो त्रिज्या उसका विकर्ण होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि हम लोग यहाँ से इसको वृत्त इसके खींचे, ठीक है ना, जो कि इनके तीनों वर्टेक्स से होकर के जाए, यहाँ पर भी इसके वर्टेक्स से ही होकर के जा रही है, यदि होकर जाए तो ये इसका क्या होता है, आपको त्रिज्या होता है। अर्थात ये आर होगा और ये आपको आर होगा। एक बात आप पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जानिएगा कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, आपको समकोण होता है। अर्धवृत्त का आपका कोण समकोण होता है। तो जो आपका यहाँ पर अर्धवृत्त पर जो आपको यहाँ पर जो भुजा बनती है, जो आपको ये भुजा बनती है, तो उस वृत्त का क्या होता है, डायमीटर होता है। अर्थात ये आर है, ये आर है, तो दोनों को मिलाइएगा तो 2r बनेगा। और उसका जो कोण बनता है, यहाँ पर जो बनता था उसके किसी एक साइड में वो क्या कोण होता था, समकोण होता था। अर्धवृत्त का कोण आपको समकोण होता है, तो ये आपको समकोण हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आर है, ये आर है, ठीक है ना, ये आपका 90 डिग्री है, ये 4 है, ये 3 है और ये आपका 5 है। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पर आपको निकालना है कि वृत्त की जो है परिधि क्या होगी। तो परिधि निकालने से पहले इसका आपको रेडियस निकालना होगा, और रेडियस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है कि रेडियस आप कैसे निकालेंगे। रेडियस निकालने का तरीका क्या है, a गुना b, अर्थात यहाँ पर तीनों भुजाओं का गुना करना है। अब आपको 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में बात किया गया ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा शीर्षलंब। आधार कितना है, 4 है, शीर्षलंब आपका 3 है, तो ये आपका 4 गुना 3 हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ABC का वैल्यू आपको पता है कि ये 3 गुना 4 गुना 5 है, तो तीनों भुजाओं के बारे में बात कर रहा है। और ये आपका इसे कैलकुलेट कीजिएगा, तो ध्यान दीजिए, इसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 गुना 4 और गुना आपका 3 हो गया। तो इससे आप 4 और 3 को 4, 3 से आप कैंसिल करा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, ये आपको 5/2 आपको यहाँ पर रेडियस प्राप्त हो रहा है। तो 5/2 आपका रेडियस आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, इसका रेडियस आपको प्राप्त
हो गया कि ये 5/2 है। तो यहाँ इसकी परिधि के बारे में आपसे पूछ रहा है कि परिधि क्या होगा। जब आपको इसकी त्रिज्या पता होगी तब परिधि आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा परिधि, तो आप जानते हैं कि वृत्त की परिमिति अर्थात परिधि क्या होती है, परिमिति या परिधि एक ही बात होती है वृत्त के बारे में। तो यहाँ पर परिमिति निकालिएगा तो परिधि आपको वही होगा, ठीक है ना। तो परिधि क्या होता है, 2πr होता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको वैल्यू रखना है 2 पाई का वैल्यू, तो पाई आप क्योंकि सभी ऑप्शन है पाई है तो पाई को छोड़ दीजिए। आर का वैल्यू 5/2 है, 5/2 रखिए, 2 से 2 कैंसिल, अर्थात कितना आएगा इसकी परिमिति अर्थात परिधि 5 पाई। 5 पाई कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो ये भी क्या आपको ट्रिपलेट्स हैं, 30 और 40 का वर्ग करके योग कीजिएगा तो 50 के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, आपको राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही आपको बनेगा। और इससे जाने वाले वृत्त के बारे में बात किया जाए तो इनके वर्टेक्स से जाने वाले वृत्त के बारे में बात किया जाए तो जो उसका हाइपोटेनस होता है ना, वही उसके डायमीटर का काम करता है, डायमीटर का काम करेगा, ठीक है ना। तो जो यहाँ से आपको ये वृत्त जाएगा, जो आपको यहाँ से ये वृत्त जाने वाला है, उसके लिए डायमीटर का काम क्या करेगा, ये आपको काम करेगा। तो इसकी लंबाई के बारे में दिया है कि ये 30 है, ये 40 है, तो ये आपको 50 है। तो त्रिज्या के बारे में यदि हम लोग बात करें तो त्रिज्या आप आसानी से यहीं से निकाल सकते हैं कि ये आपको 25 हो गई त्रिज्या, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पर इस वृत्त के परिधि के बारे में पूछ रहा है कि परिधि क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसके परिधि के बारे में पूछ रहा है, तो परिधि निकालने का तरीका आप जानते हैं कि परिधि निकालने का तरीका क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है, 2πr होता है। तो 2 पाई सभी ऑप्शन है तो पाई को छोड़ दीजिए। आर का वैल्यू कितना है, 25 है, अर्थात 25 दूना कितना हुआ 50 पाई, ठीक है। ये आपको 50 पाई इसकी परिमिति हो गई। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे आसानी से निकाल सकते हैं। यदि यहीं पे इसके क्षेत्रफल के बारे में पूछता कि इस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो वृत्त का क्षेत्रफल भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर कर देंगे और क्षेत्रफल निकल जाएगा। पाई आर कितना है आपका, यहाँ पर 25 और 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो 625 पाई हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये आपका 625 पाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा यदि क्षेत्रफल के बारे में बात करता। लेकिन यहाँ पर परिधि के बारे में बात कर रहा है तो आपका यहाँ पर परिधि कितना हो जाएगा 50 पाई। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उनके प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका उसी तरह का प्रश्न है, इसमें भी आपको वही काम करना है। यहाँ पर कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं आपको दी हुई हैं कि 9 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, 41 सेंटीमीटर है। तो इसके परिवृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो मैंने आपको पीछे ही बता दिया है कि क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसे आप जरूर निकाल लेंगे और आसानी से प्रश्न आपको बन जाएगा। और इसका ऑप्शन आप जरूर कमेंट कीजिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही चैनल पर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिएगा।